हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि भूषण अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का 45 डेज का मास्टर प्लान देख रहे थे, जिसके सिलसिले में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तरीय जितने भी जीएस के क्वेश्चन थे उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग 2 अप्रैल 2016 को जो पेपर हुआ था उसमें जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने सॉल्व किया। अब आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो 4 अप्रैल 2016 को जो पेपर हुआ था जनरल स्टडीज़ का, उसमें जितने सारे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है। अब इसको मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूँगा विथ डिस्क्रिप्शन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन क्या है? व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन क्या है तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बड़े बड़े ऑप्शन दिए हुए हैं तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणिक कण को जो नकारात्मक है उसी को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इसको अगर हम इंग्लिश में कहते हैं तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है? इस पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और अक्सर जो इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रॉन से, उसको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन। और पूछा जाएगा व्हाट इज़ द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन का अगर पावर पूछा जाएगा लिखेगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये उसका आवेश है, कूलम, ये उसका आवेश है। तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी? और आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, नीरद चंद्र चौधरी, सलमान रुश्दी, R.K. नारायण। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर है ये है आपका नीरद चंद्र चौधरी। तो नीरज चंद्र चौधरी है जो एक आत्मकथा, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी? नीरद चंद्र चौधरी। ये एक कौन थे? ये एक इंग्लिश बंगाली राइटर थे। इन्होंने ही इंग्लिश में लिखा था एक बुक, एन अननोन इंडियन। किनके द्वारा लिखा गया है? तो नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा एन ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा गया है। और इन्होंने कब लिखा इस पुस्तक को? 1951 में उन्होंने, नीरज चंद्र चौधरी ने एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा के नाम से बुक प्रस्तुत की। तीसरा क्वेश्चन है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, अमीनो एसिड है, अमीनो ग्रुप का कार्बोक्सिलिक समूह है, अमीनो ग्रुप का कार्बोक्सिलिक समूह है अमीनो एसिड। और इसके 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो इसके 4 प्रमुख तत्व हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दीज आर द 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर, पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्स। पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्स ये सभी किससे संबंधित हैं? और आपका ऑप्शंस में था पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन, आउटर फोर्स किससे संबंधित है? ऑप्शन में है हिमालय, दूसरा ऑप्शन है पीली नदी, तीसरा ऑप्शन है चीन की महान दीवार, और चौथा ऑप्शन है J.R.R. टोल्विन द्वारा लिखित पुस्तकें। तो जो पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन, आउटर फोर्स ये किससे संबंधित है? ये पीली नदी से संबंधित है। पीली नदी, जिसे चीन में हांगकांग नदी कहता है, हांगहो नदी, ये एशिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, हांगहो नदी। उसे ही इसका अलग अलग नाम है, पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन, आउटर फोर्स। और इसे याद रखिएगा, सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है, सोरो ऑफ चाइना, या फिर इसे येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकेंद्रीय और सुकेंद्रीय शब्द किससे संबंधित हैं? भूकेंद्रीय और सुकेंद्रीय शब्द किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा, भूकेंद्रीय और सुकेंद्रीय शब्द पृथ्वी के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम से संबंधित है, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है। एक्चुअली ऑप्शन क्वेश्चन था गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन के थ्रू हम लोग लोहे पर या इस्पात पर हम लोग जिंक की पतली लेयर चढ़ाते हैं। क्यों? इसको रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग लगाने के लिए, जंग से बचाने के लिए जिंक की एक पतली परत किस पे चढ़ाया जाता है? आयरन या स्टील पर पतली परत जिंक की चढ़ाई जाती है ताकि उसमें रस्टिंग ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत का लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के जो गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनका स्थान कौन लिया? क्वेश्चन में है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लॉइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? और ऑप्शन में था पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालाचारी। तो लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने लिया था? लॉर्ड माउंटबेटन के बाद आज़ाद भारत के जो प्रथम गवर्नर थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन जो दूसरे गवर्नर थे वो सी राजा गोपालाचारी। तो अगर पूछा जाएगा आज़ाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है तो उसका करेक्ट हो जाएगा सी राजा गोपालाचारी, प्रथम भारतीय थे। और अगर पूछा प्रथम भारतीय और आज़ाद भारत का दूसरे गवर्नर जनरल भी सी राजा गोपालाचारी होंगे, लेकिन प्रथम भारतीय सी राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का जो पहला उपग्रह है उसका नाम क्या था? तो भारत के जो पहला उपग्रह है उसका नाम क्या था? ऑप्शन में था आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन था लगाधा, तीसरा ऑप्शन था ब्रह्मगुप्त और चौथा ऑप्शन था लल्ला। तो भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है? भारत के जो पहला उपग्रह है उसका करेक्ट आंसर होगा आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट के जानिए 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में ये रूस के द्वारा सोवियत संघ की मदद से जो बैकलूर अंतरिक्ष रूस में है वहीं से ये पृथ्वी के कक्ष में आर्यभट्ट उपग्रह को रखा गया था, वहां पर उसे प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवी सिंधु कौन है? तो पीवी सिंधु कौन है? और इसमें ऑप्शन था ये एक भारतीय फुटबॉल प्लेयर है, ये भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी हैं, ये भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है या भारतीय क्रिकेटर है। तो पीवी सिंधु कौन है? एक बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु। और यहाँ इसलिए और इसके अलावा ये क्या किस लिए जानी जाती है? जो पीवी सिंधु थी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये एकल भारतीय में पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की खिताब अपने नाम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? तो डीएनए का फुल फॉर्म है आपका डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। और डीएनए याद रखिएगा, जो डीएनए है क्वेश्चन नंबर इसमें 9 था और इसमें 14 है। जो डीएनए है इसका क्या होता है? ये कोशिका के केंद्र में डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये कोशिका के केंद्र में डीएनए पाया जाता है और ये आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। मतलब फादर से सन में या मदर से सन डॉटर में ये आगे चला जाता है डीएनए क्वालिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोर मंदिर कहाँ है? शोर मंदिर कहाँ है? और आपके ऑप्शन में है महाबलीपुरम, दूसरा ऑप्शन है त्रिवेंद्रपुरम, तीसरा ऑप्शन है द्वारका और चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम। तो शौर्य मंदिर कहाँ है? शौर्य मंदिर कांचीपुरम जिला महाबलीपुरम में है। कांचीपुरम जिला शौर्य मंदिर दिस वन शौर्य मंदिर कहाँ है? कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट महाबलीपुरम में। और ये कहाँ है? ये हो गया आपका तमिलनाडु राज्य में है शौर्य मंदिर। और शौर्य मंदिर का अगर आपको स्थापना पूछेगा कि स्थापना किसने किया था, इसका निर्माण किसने किया था? जो पल्लव वंश के राजा थे, राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव वंश के राजा पल्लव
वंश के राजा राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा सौर मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया था। 7th सेंचुरी में सौर मंदिर का निर्माण कांचीपुरम महाबलीपुरम तमिलनाडु में पल्लव वंश के राजा राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम इन कंप्यूटर? तो रैम का फुल फॉर्म होगा क्या आपका? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवन में थर्मोस्टेट ऐसा उपकरण है जो, इसका क्वेश्चन मैं देख के बताता हूँ। हाँ, ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो डैश तापमान बनाए रखने में मदद करती है। तो ओवन याद रखिएगा एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो तापमान को स्थिर बनाए रखने में ये सहायक होता है, ओवन। ये जनरली आपको ओवन थर्मोस्टेट ऐसा उपकरण है जो टेम्परेचर को क्या स्टेबल रखता है, टेम्परेचर को स्टेबल रखने में मदद करता है, स्थिर रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू हुई थी? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? और इसमें आपका ऑप्शंस है आपका 2005, 2014, 1978 या 1991। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? द करेक्ट आंसर इज 1991। भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1991 ईस्वी में भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू किया गया था, जिसे हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसी का जो 3 चरण था, जो तीन प्रथम थे, जो उदारीकरण 3 प्रमुख घटक थे इसके, एक था उदारीकरण, दूसरा था निजीकरण और तीसरा था वैश्वीकरण। प्रथम उदारीकरण कब शुरू किया गया था? 1991 में शुरू किया गया था, जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है। और इसके 3 प्रमुख घटक थे, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन किसके आदेश पर किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल का विभाजन जो 1905 में, जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन किसके आदेश पर किया गया था? ऑप्शंस थे आपके वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो बंगाल विभाजन हुआ था जुलाई 1905 में, 1905 में, ये किसके आदेश पर किया गया था? तो इसका है लॉर्ड कर्जन सही आंसर है। लॉर्ड कर्जन के आदेश पर ही बंगाल का विभाजन जुलाई 1905 में किया गया था। तो 20 जुलाई 1905 को ये आदेश दे दिया गया था कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू कर दिया गया था, बंगाल का विभाजन। लेकिन बंगाल का विभाजन है सो 1911 में बंगाल का विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो सेकेंड। गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो सेकेंड थे, जिसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉन्फ्यूशियस कौन था? कॉन्फ्यूशियस कौन था? और इसके ऑप्शंस है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। हाँ, ये कन्फ्यूशियस है, ये कौन था? और ऑप्शंस में है, ये तिब्बत के एक प्रधान रसोइया था। दूसरा ऑप्शन है, ये चीनी दार्शनिक था। तीसरा ऑप्शन है, चीन में वसंत और शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। या चौथा ऑप्शन है, ये कोरियाई सामंत का था। तो याद रखिए, जो कॉन्फ्यूशियस थे, ये कॉन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक थे। कौन थे? चीनी दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे और शिक्षक भी थे। चीनी दार्शनिक, शिक्षक और एक राजनीतिज्ञ भी थे कॉन्फ्यूशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट कंचनजंगा क्या है?
तो माउंट कंचनजंगा क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है माउंट कंचनजंगा। ये क्या है? पहला ऑप्शन से आपका हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत या विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। तो माउंट कंचनजंगा ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है, जिसमें माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, माउंट और ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, जिसका पार्ट कंचनजंगा भी उसी पर्वत में है। और कंचनजंगा जो है ये कहाँ पड़ता है? ये सिक्किम में कंचनजंगा है, और जिसकी ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है माउंट कंचनजंगा। पहला आ जाता है आपका माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है, और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा। दूसरा है आपका K2, जिसे गॉडविन आइंस्टीन कहा जाता है। K2 गॉडविन आइंस्टीन कहा जाता है, जो है आपका POK में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और तीसरा है माउंट कंचनजंगा, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका ऑप्शंस था आपका 18 सितंबर, 25 अगस्त या फिर 22 अप्रैल या 7 अप्रैल। तो पृथ्वी दिवस पूछा जाएगा तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत 1970 से स्टार्ट हुई थी, ताकि पर्यावरण को एक सब्जेक्ट के रूप में लोगों को पढ़ाया जाए और जागरूक किया जाए। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत अमेरिकन सीनेटर के द्वारा पृथ्वी दिवस मनाने के रूप में इसकी शुरुआत 1970 में अमेरिकन सीनेटर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दामित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो दामित्री मेंडलीफ ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? जो जीएसएम जो मोबाइल में यूज होता था, जीएसएम और सीडीएमए मोबाइल में, जीएसएम और सीडीएमए सिम रहता था, तो वही पूछा जा रहा है जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसएम देखिए, मोबाइल सेवा दो प्रकार की थी। जो मोबाइल सेवा थी वो दो प्रकार की थी, एक जीएसएम, एक सीडीएमए। तो सीडीएमए तो अभी तो वर्तमान रूप में बंद है, और लेकिन अभी जीएसएम चालू है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होगा आपका ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकार्डिव को और किस नाम से जाना जाता है? लेकार्डिव को और किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है आपका मन्नार सागर, श्रीलंकाई सागर, लक्षद्वीप सागर, मालदीव सागर। तो देखिए, ये लेकार्डिव है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? ये भारत हो गया, भारत का ये हो गया आपका केरला का तट। यहीं पर आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, और इसी को ही लक्षद्वीप सागर भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक मालदीव्स हो गया आइलैंड, मालदीव्स, जो खुद में एक कंट्री है मालदीव्स। तो लेकार्डिव क्या और को किस नाम से जाता है? तो लेकार्डिव को लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है, जो श्रीलंका, केरल और मालदीव्स के बीच में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक जो है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? और इसके ऑप्शंस हैं आपके, या एक रेलवे स्टेशन के रूप में काम करता है, या एक आर्ट गैलरी के रूप में काम करता है, या विक्टोरिया मेमोरियल एक शिक्षा का केंद्र है, या एक संग्रहालय का काम करता है। तो विक्टोरिया मेमोरियल ये कलकत्ता में है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता शहर में है, और ये एक संग्रहालय के रूप में काम करता है, संग्रहालय के रूप में काम करता है, कार्य करता है। और विक्टोरिया मेमोरियल है, इसकी स्थापना ये कब बनाया गया था? तो 1906 से 1921 ईस्वी के बीच में, 1906 से 1921 ईस्वी के बीच में विक्टोरिया मेमोरियल की निर्माण कार्य पूरा किया गया था। और इसके अलावा जो किसकी याद में बनाया गया था? तो रानी विक्टोरिया की याद में, रानी विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? और इसका क्वेश्चन ऑप्शंस है भारतीय संविधान को, जनतंत्र को, अंबेडकर की शिक्षाएं को, या धर्मनिरपेक्षता को। तो भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाएगा? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को ही भारत का सर्वोच्च कानून माना जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण, जो भारतीय संविधान है, ये कब तैयार किया गया था? अक्सर इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कब लागू किया गया था, कब तैयार किया गया था, कितने दिनों में तैयार किया गया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारतीय संविधान है, इसका कब हुआ था, इसे कब तैयार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को उसे तैयार किया गया था। और इसे तैयार करने में टोटल कितने दिन लगे थे? तो 2 years 11 months और 18 days, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान को तैयार करने में लगे थे। और इसे कब लागू कर दिया गया था? संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। तो 3 क्वेश्चन बने भारतीय संविधान से कि इसे कब तैयार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार किया गया था। कुल कितने समय लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और इसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? कौन है सो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में विख्यात हैं? और इसका ऑप्शन है आनंद दूधवाला, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल, या करसन भाई पटेल। व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन में वृद्धि करने से है। और इसका जनक किसे माना जाता है? तो इसका जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। वर्गीस कुरियन को डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और इन्हें ही 1965 में इनको है सो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की इन्होंने स्थापना की थी। 1965 में इन्होंने क्या था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्गीस कुरियन के द्वारा ही 1965 में की गई थी। और जो है सो भारत जिसके कारण अपने आप को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सका। तो दोस्तों आज के लिए इतना था, जिसमें हम लोगों ने 4 अप्रैल 2016 को जो पेपर हुआ था, जनरल स्टडीज़ के जो पेपर हुए थे, उसको हमने देखा और उसके सारे सॉल्यूशंस, जीएस के जितने सारे पेपर हैं और आने वाले सीरीज़ में मैं बाकी पेपर को देखूंगा। थैंक यू।